नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। यूपी के बहराइच में अब अमन लौट रहा है। योगी सरकार के त्वरित एक्शन से हर तरफ शांति है। पुलिस ने इस मामले में 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। आरोपियों के दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और नोटिस चस्पाने के साथ ही दुकानदार दुकान को अब खुद ही खाली करने लगे हैं। विपक्ष लगातार एनकाउंटर के मद्देनजर सरकार पर काउंटर कर रहा है, सवाल उठा रहा है। बहराइच हिंसा पर राज्य में सियासत चरम पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं। ऐसे में हिंसा पर सियासत करने वालों के लिए एक मौका और हो गया है। सियासत की कुंद पड़ी धार को चमकाने का एक मौका मिल गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच एनकाउंटर पर सवाल। बुलडोजर प्रहार से पहले सियासी बवाल। बाबा का एक्शन, सियासी रिएक्शन। यूपी में उपचुनाव, राजनीतिक दांव। यूपी में जोरदार सियासी बवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा की आग अब शांत हो चुकी है। हर तरफ अमन है। पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर चुकी है। एनकाउंटर के दौरान सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बहराइच जाने से प्रशासन ने रोक दिया। दरअसल बहराइच पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाले थे। वहीं बहराइच नहीं जाने देने पर माता प्रसाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तानाशाही और मनमानी करने का आरोप लगाया है। देखिए, सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जो सरकार अपनी कानून व्यवस्था और अपनी सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाई, उन चीज़ों को छिपाने के लिए सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहराइच में अगर ये अतिक्रमण था तो क्या इस घटना के पहले उस अतिक्रमण को क्यों नहीं तोड़ा गया? नंबर 1, अगर वो अतिक्रमण था तो घटना के बाद वो अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा है, उसके पहले अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब कि संदेह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, अब मैं वहाँ जाता तो मैं जान के बताता कि एक निष्पक्ष है कि एक तरफा है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष रहेगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि उनसे प्रशासन को निष्पक्ष होकर जांच करानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कठिन से कठोर दंड दिलाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने वहाँ एक ज्ञापन दिया था, उसमें उन लोगों ने न्यायिक जाँच की भी मांग की है। न्यायिक जाँच कराई जाए जिससे घटना का निष्पक्ष जांच हो सके। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए अब मैं जब जाता वहाँ देखता, हम तो गए नहीं हैं, तो जाते तो देखते क्या बात हुई क्या नहीं, वो जाने से रोक दिया। इसके माने कुछ तथ्यों को ये छिपा रहे हैं और ये निष्पक्ष या सही ढंग से जांच नहीं कराना चाहते। वहीं बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच हिंसा में अब तक दोनों समुदायों के कुल 88 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के 6 अभियुक्तों सहित 61 लोगों को गिरफ्तार किया था। बुलडोजर एक्शन का खौफ। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 30 लोगों के घरों पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा।
जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगी उनके नाम सामने आ गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने इन सभी घरों पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस चस्पा होने के बाद लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। बहराइच के महाराजगंज इलाके में इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए महाराजगंज इलाके में लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। किस तरीके से अपने घरों को तोड़ रहे हैं वो क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाइयों से बचने के लिए, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तो उससे कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसी इलाके से पथराव, बवाल और उपद्रव की स्थितियां हुई थी। जिन इलाकों से पथराव हुआ उनको नोटिसें जारी कर दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई घरों पे नोटिसें चिपकी हुई हैं। तो जो नोटिसें लगाई गई हैं उसी को लेकर के लोग अपने अपने सामानों को बचाने के लिए, क्योंकि इनको जो समय 3 दिवस का दिया गया था उसी समय के अंतराल पर ये देखिए अपने दुकान मकान को खाली कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सीढ़ी लगा के अपने सामानों को यहाँ से हटा रहे हैं, खाली कर रहे हैं, क्योंकि अभी में आशंका इस बात की है कि जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई हो। यहाँ पर देख सकते बाकायदा सिक्योरिटी व्यवस्था लगी हुई है। हर चीज की दखलंदाजी फोर्स यहाँ पर कर रही है, देख रही है कि यहाँ कैसे कैसे तैयारियां हैं, क्या क्या होना चाहिए और सबको हिदायत दे रही है। बड़ी पैमाने पर यहाँ देखिए फोर्स खड़ी हुई है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और लोग अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स के लोग हैं, तैनात है, कोई उपद्रव न हो, विवाद न हो। जो स्थितियां बनी है उसी सब चीजों को लेकर के यहाँ पर ये तैयारी चल रही है। बहरहाल बहराइच हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि हिंसा फैलाने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में हिंसा की आग भले ही शांत हो गई है, लेकिन सियासी उबाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो बहराइच का मामला भले ही शांत होने लगा है, लेकिन सियासत मानो अब शुरू ही हुई है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी सपा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बस जुड़ने वाले हैं। वैभव कुमार त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक और शरद त्रिवेदी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शरद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सरकार आपकी है, जिस बुलडोजर एक्शन पर आप पीठ थपथपा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि कोई भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हीं पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष को तो खुद सोचना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का आविष्कार तो कांग्रेस ने किया था। जब दिल्ली में तुर्कमान गेट पे 7000 लोगों को धर्म देख के बुलडोजर चलाया गया था, तो उनको पहले सोचना चाहिए कि बुलडोजर क्यों लेके आए थे। और बुलडोजर के साथ साथ रोड रोलर भी चला था। उत्तर प्रदेश में जब जब बुलडोजर चला है, जब इंक्वायरी हुई है, कोई कोर्ट गया है, एक भी स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट ने पास नहीं किया है। जितने भी डिमोलिशन हुए हैं वो जायज माने गए हैं। जहां भूमि अधिग्रहण हुआ था और जहां पे अनियमितताएं बरती गई थी कंस्ट्रक्शन के मामले में, वहां बुलडोजर चला और सारी कार्रवाई को कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये माना है कि साहब कहीं कोई गलती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। तो ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। जहां इस तरह की कोई घटना घटेगी, समस्या ये कि जब ऐसी घटना घटती तब ये चीजें, जब उसकी इंक्वायरी की जाती तो ये चीजें सामने निकल के आती हैं कि सब ऐसा हुआ है। जब होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आप देखें कि अभी अयोध्या में जो कार्रवाई हुई है, उससे साबित होता है कि किस तरह का चोली दामन का साथ था विपक्ष के बीच में और सरकार के और जो वहां के क्रिमिनल के बीच में। वहां पे जो कार्रवाई हुई है वो अयोध्या में जो मोइन खान है उसकी जमीन जो है उस पे थाना बना हुआ था और सरकारी जमीन पे उसकी बेकरी चल रही थी। तो किस तरह का दोनों का समन्वय किस तरह का था अपराधी और सरकार और पार्टी के बीच में, वो जनता ने देखा है। अब जो है शांति लाया है बुलडोजर, कोई इस तरह की कोई बदले की से कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये निरंतर कार्रवाई होगी। आपको लगता है कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है। वैभव त्रिपाठी जी, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर शरद जी ने ये कहा कि शुरुआत तो आपने ही करी थी बुलडोजर कार्रवाई की, रोड रोलर भी चलवा दिया था, तो ये तो बस उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बुलडोजर कोई कार्रवाई नहीं है
और बेसिक बात यह है कि जब सरकार बुलडोजर की कार्रवाई को अपराध के खिलाफ अपना एक्शन बताती है तब आपत्ति होती है। आज भी जो बुलडोजर की नोटिस गई है उसमें यह है कि अवैध निर्माण की बात। अब इसके पीछे एक चीज और छिपाई जाती है कि भाई, और डर दिखाया जाता है कि अगर आप सरकार का विरोध करेंगे या कोई ऐसी चीज में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और शरद जी बेहद संजीदा व्यक्ति है। शरद जी को ये पूछ लेना चाहिए, इनके पड़ोस का ही जिला है चंदौली, अभी 2 दिन पहले की घटना है, वहां भी 2 पक्षों में हिंदू पक्ष ने एक मुस्लिम लड़के को डंडे और रॉड से मार के पीट दिया, मर गया वो। वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। मामला यह है कि अगर अपराध को अपराध की नजर से देखा जाए तो कानून व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन जब अपराध को धर्म और जाति के नाम से और भाजपा का या विपक्ष का देख के अगर किया जाएगा तो दिक्कत होगी। शरद जी को याद होगा क्या बुलडोजर कार्रवाई बीएचयू आईआईटी के दरिंदों के साथ हुई? क्या राम मंदिर में काम करने वाली उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, वंश चौधरी जो इनके मंडल अध्यक्ष का, भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा था, क्या उसके खिलाफ हुई? तो ये चीजें पक्षपाती जो कार्रवाई होती है तो सवाल खड़ा होता है। पूरा मामला चाहे बहराइच का हो चाहे चंदौली का हो, प्रशासन की चूक का है, प्रशासन के पक्षपाती रवैये का है। हम किसी भी हत्या वो चाहे हिंदू करता है या मुस्लिम करता है उसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम अपराधियों को बचाते हैं। लेकिन वंश चौधरी को ये पूरा प्रशासन 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया। ये पक्षपाती कार्रवाई भाजपा की सत्ता द्वारा प्रायोजित था। 2 महीने तक बीएचयू आईआईटी के दरिंदों को ये भाजपा के लोग बचाते रहे और उस 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बगल में वो खड़े होकर बलात्कारी फोटो खिंचाते रहे। फिर उनको 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का जिम्मा दे दिया गया। इन सारी बातों पे जनता अब इस बात को समझने लगी है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये राजनीतिक कारणों से ये चीजें हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश हो रही है, जनता इस बात को समझ गई है कि जो योगी जो मोदी रोजगार देने में विफल हैं, तो जो रोजगार की मांग न खड़ी हो इसलिए धार्मिक उन्माद की बात की जाए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि शरद जी का बेटा, प्लीज 20 सेकेंड में मैं बात पूरी करूंगा फारुल, प्लीज। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शरद जी का बेटा कभी भी किसी ऐसे धार्मिक आयोजन में जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा एक्टिव थे बिल्कुल नहीं एक्टिव होगा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब का जो बच्चा होता है वो कांवड़ यात्रा और ऐसे आयोजनों में ये बात वैभव जी बात अच्छी है, लेकिन वैभव जी ये सिर्फ आप बीजेपी के लिए नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेश में हैं। ये हर कोई जानता है कि किस पार्टी के बच्चे कहां पर हैं। तो ये पर्सनल कमेंट नहीं, सब पर्सनल कमेंट नहीं। अशोक यादव भी हमारे साथ हैं, सपा का प्रवक्ता, सपा का पक्ष रखने के लिए है। अशोक यादव जी, बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव जी की ओर से। देखिए चारू जी, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार 2017 से काम कर रही है जो संविधान और लोकतंत्र पर बुलेट चला रही है, बुलडोजर चला रही है। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी शपथ लिए होंगे तो क्या लिए होंगे शपथ? तो लिए होंगे ना कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। ये तो नहीं कहे होंगे ना कि बुलडोजर और बुलेट के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। आप संविधान की शपथ लेकर के और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, मतलब जब मन करेगा बुलेट चला देंगे, जब मन करेगा बुलडोजर चला देंगे। आज बताइए चारू जी, जो घटना हुई बहराइच की, उस घटना के पहले मुख्यमंत्री जी का शासन 2017 से है ना, भाजपा की सरकार तो 2017 से है। तो 2017 से लेकर के उस घटना वाले दिन के बाद तक उनका मकान अतिक्रमण में नहीं था, उनका मकान अतिक्रमण में था ही नहीं कल तक। और जब घटना होती है तो अचानक से 23-24 लोगों का मकान अतिक्रमण में आ जाता है। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है आपका और उसको लेकर मैं शरद जी से जवाब भी लूंगी। एक बार मैं हमारे जो बाकी मेहमान हैं उनका रिएक्शन ले लूं। हर्षी, देखिए ये सवाल जो है अभी अशोक जी ने भी उठाया और ये सवाल लगातार विपक्ष उठाता है कि क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति देखकर ही बुलडोजर एक्शन कर रही है? क्योंकि अब से पहले आप देखिए कि यहाँ पर भी जिन लोगों की घरों पर दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं
26 लोग हैं और 26 के 26 मुसलमान हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि पूरे बहराइच में अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो वो सिर्फ मुसलमानों ने किया है, कोई हिंदू घर शामिल नहीं है? और इसीलिए देखिए विपक्ष हमलावर भी है कि आप धर्म विशेष को देखकर ही कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, एक पत्रकार की हैसियत से मैं इसमें न्यूट्रल बात करूंगा, और न्यूट्रल बात यह है कि जिनके घर भी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं या जिनको उस तरीके के नोटिस मिल रहे हैं, इसको दो भाग में बांट कर देखें। पहला भाग ये है कि क्या उनके घर, उनकी दुकानें अतिक्रमण की हुई जगह पर बनी हैं या नहीं। इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, या तो बनी है या नहीं बनी है। अगर अतिक्रमण की हुई जगह पर नहीं बनी है तो वहाँ बुलडोज़र चलाया जाना गलत है और इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। अगर वो हर्षी, आप अपना जवाब इसमें जोड़िएगा कि ये सब कुछ तभी क्यों पता चलता? बहराइच की जब हिंसा हुई, क्या उससे पहले प्रशासन सोया हुआ था? मैं उस पर प्रशासन को नहीं पता चला कि इतना सारा अवैध अतिक्रमण है? मैं उस पर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो नोटिस मिला है, अगर वो अतिक्रमण की जमीन है या उनके मकान अतिक्रमण के हैं, तो ये सरकार का फैसला बिल्कुल उचित है। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, और दूसरा पहलू ये जो आप बता रही थी कि ऐसी घटना हो जाने के बाद ही क्या पता चला, इसके पहले नहीं पता चला। देखिए, 140 करोड़ की आबादी का देश है, और देश चाहे छोटा भी हो, छोटी आबादी का भी हो, क्या है कि सबके पास जाकर किसी ट्रेन में अगर 100 लोग बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें से 2 ही 3 पकड़े जाते हैं। कानून चलता है मैसेजिंग पर कि हाँ, सरकार गवर्नेंस सख्त है, कानून सख्त है, ये मैसेजिंग है, लोग खुद उस तरीके के काम ना करें। बाकी तो चीज़ वही होती है कि जो पकड़ा गया वो चोर है। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जिनकी ज़मीनें अतिक्रमण की हुई हैं वो बहुत सही है। और तीसरी बात ये है कि धर्म के नाम पर ये काम नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो जो भी पकड़े जाए, प्रशासन जिस पर भी कार्रवाई करे, वो बिल्कुल सही कर रही है। आप उसके बिना पे ये नहीं कर सकते कि उसने भी चोरी की, उसने भी गाली दी, इसलिए हम भी गाली देने के हकदार हो जाते हैं। ये काम आप नहीं कर सकते। बाकी राजनीति है तो उस पर राजनीति चलती रहेगी। ठीक है रमनीश जी, क्या आपको लगता है कि वाकई प्रशासन जो है जाति धर्म देखकर ही अवैध निर्माण को ढहाने का काम कर रहा है, बुलडोजर को लेकर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज और है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई दोषी है तो उसके यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन अवैध अतिक्रमण है तो चलना चाहिए। और जिस तरह हर्षी ने भी कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि आप सबका ख्याल रखें, लेकिन हर शहर में, हर जिले में प्रशासन है। प्रशासन का काम क्या है? प्रशासन का काम तो यही है ना, 1 महीने नहीं, 1 दिन नहीं, 1 साल बाद तो पता चल सकता है। ये सिर्फ घटनाओं के बाद ही प्रशासन जागता है? ये तो हमेशा का एक सवाल रहा है कि घटनाओं का इंतजार क्यों होता है प्रशासन के जागने में? बिल्कुल सही। आपके सवालात में भी बहुत सारे जवाब भी आपने मुझे लगता है दे दिए। अभी सबसे बड़ी बात है चारों जी की देश की राजनीति देखिए 2 धड़े में बटा हुआ है जी। एक धड़ा तो वो है जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, और एक दूसरा जो धड़ा है वो सिर्फ रमनीश माइक ले लीजिए। मैंने कहा चारुल जी, आज देश में 2 धड़ा हुआ है। राजनीतिक सियासत की बात करें तो मुझे लगता है कि चारुल जी, एक जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, और दूसरा जो धरा है सिर्फ और सिर्फ सियासत करना जानता है, और मुसलमानों के लिए कि हम तुम मेरे से बढ़ के हिमायती तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। आज देखिए सपा के नेता है ना अबू आजमी, उनका कहना है कि 8 सीट आप मुझे दे दीजिए महाराष्ट्र में, उसके बाद आप देखेंगे मुसलमानों के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई ही नहीं होगी। इसका मतलब वो अतिक्रमण करते जाएं, हत्या करें, वो कुछ भी करें, वो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो। यदि कार्रवाई होती है तो सिर्फ एक ही एंगल जोड़ दिया जाता है कि वो मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है उनके साथ। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश जी की सरकार में 2006 की बात करें, 2012 में उन्होंने घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र है, उसी में उन्होंने डाल दिया था कि जो भी 14 मामले खास करके जो आतंकी हमले हुए थे, खास करके जो 2006 में संकट मोचन मंदिर की बात करें, जो कानपुर में बात करें, लखनऊ की बात करें, दशाश्वमेध जो घाट है उसके ऊपर, जिसमें 28 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी, 101 लोग घायल हो गए थे, और उसमें भी आप लीपापोती करें, उसमें भी 14 मामले हैं, उसको वापसी के लिए हलफनामा किसने दिया था? अखिलेश जी की सरकार। और जैसे ही वो 2012 में सत्ता में आता है, 2013 में ये डिमांड करते हैं। हालांकि
भला हो हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और दोषियों को जो भी दोषी था उसको सजा मिली। लेकिन अखिलेश जी कहीं ना कहीं इस बात को साबित तो करता ही है ना कि आज जो दंगाई हैं, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, उसको कहीं ना कहीं आप श्रद्धा और निष्ठा उनके प्रति आपकी है। आज भी जो अतिक्रमण कर रहा है, क्या कहते हैं कि उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब आप देखिए चंदन गुप्ता की बात करें, कमलेश तिवारी की बात करें, चाहे हम कन्हैया लाल की बात करें, चाहे आज कहते हैं राम मोहन की बात करें, किसी की भी आप देखिए हत्या हो जाती है, इन लोगों की जवान सिल जाती है। क्योंकि बात क्या है, वो हिंदू है। यदि मुसलमान होता तो यूएनओ तक पहुंच जाते। अखलाकी जब आई थी बात, उसकी हत्या हुई थी तो चले गए थे ना ये लोग, यूएनओ में चले जाते हैं क्योंकि वो हिंदू था ना। मुसलमानों की बात होती है ये कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जात पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये बार बार लाते ही हैं। लेकिन दूसरा जो धड़ा है, जैसा कि मैंने कहा था, वो सिर्फ और विकास की बात करता है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसका विकास नहीं हुआ? क्या वो मुसलमानों को घर नहीं मिले? क्या यहाँ पर मुसलमानों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिली? शौचालय नहीं मिला क्या? रमनीश तो ये लोग जब धर्म जोड़ते हैं ना, तब प्रश्न उठता है कि धर्म क्यों जोड़ते हैं आप? यहाँ पर रमनीश जी सवाल ये नहीं है, विकास की बातें तो सरकार करती है। योगी सरकार, मैं लौटूंगी, योगी सरकार ये भी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है, यहाँ तक कि क्राइम को खत्म करने की बात कही जाती है। सीएम योगी ये कहते हैं कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। लेकिन एनसीआरबी के डेटा आप देखिए, 2022 में अपराध के मामले में रेप, हत्या, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 था उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कितने दंगे हो गए, बताइए जरा। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप कह रही है ना? नहीं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। नो, फर्स्ट टेल मी चारुल जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात आप कर रही है ना? एनसीआरबी का रिपोर्ट ये भी कहता था रेप के मामले में राजस्थान जो है नंबर 1 हुआ करता था। इन लोगों की जवान सिल जाती थी उस समय। अब यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें, एक भी दंगा नहीं हुआ। अब यूपी आज यूपी में पहले दंगा हुआ करता था, क्राइम में सबसे ज्यादा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात और अयोध्या में पहले हमले होते थे। जगह पर बीजेपी के साथ सरकार बन रही है कि नहीं बनी हुई है। तो इस मामले में तो देखिए अगर कहीं पर गोली चल जाए तो बात होती है, क्राइम की बात होती है। लेकिन महिलाओं के साथ अपराध के मामले में भी वही प्रदेश सबसे आगे है, जो ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। चलिए चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं शरद जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है, और इसी के साथ साथ वो नाम भी ले रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि यादव देखकर खासतौर पर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था। देखिए, विकास दुबे, विजय मिश्रा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान और आकाश जाट और अंकित गुर्जर, इनमें से इनकी कौन सा धर्म और कौन सी जाति थी? या तो इन लोगों ने धर्म बदल लिया था या जाति बदल ली थी। जब 6 आतंकी पकड़े गए थे तो बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। हरदोई में जब पकड़े गए थे, जब विकास दुबे और विजय मिश्रा का इनकाउंटर हुआ तो बता दिया गया भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब कार्रवाई हुई अंकित जाट और आकाश गुर्जर पे तो बता दिया गया भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है। जो खुद ही कह रहे हैं डिक्लेयर करके कि हमारी पीडीए हमारा कहानी है, हमें और बाकी किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है, तो उनको तो उन्हें जाति के बारे में बात करने की तो कोई हैसियत नहीं है कि वो जाति और धर्म की बात करें। और जहां तक हमारे मित्र यादव जी ने जो बात कही है कि साहब ये जो है इनकाउंटर बदले की कार्रवाई है, तो हमें अभी 350 इनकाउंटर और करने पड़ेंगे, तब हम समाजवादी पार्टी के मुकाबले में आएंगे। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में 499 इनकाउंटर हुए थे और 40 इनकाउंटर हुए थे अखिलेश जी के कार्यकाल में। तो और हम तो मुलायम सिंह जी के चरण चिन्हों पे चल रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई थी तो हर्ष जी भी जानते हैं, आपको भी मालूम होगा कि मुलायम सिंह जी ने हर थाने के बाहर जो गीता का श्लोक लिखवाया था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो साधुओं की रक्षा के लिए और डाकुओं का विनाश के लिए सरकार काम कर रही है।
तो ये काम निरंतर चलता रहेगा। और एक बात जो अभी कई बार उठी है कि साहब कार्रवाई जो है वो तब क्यों होती है जब अपराध होता है, क्योंकि आप हर घर में इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी पूरी शिनाख्त होती है, उसके एसेट्स की, उसके लायबिलिटीज की पूरा सर्वे किया जाता है, तब ये बात पोल खुलती है। और अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह आजम खान साहब को जमीन सरकारी अलॉट की गई थी, दैट वाज ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर बाय अखिलेश यादव गवर्नमेंट। तो ये आप चाहें उसको सरकार में ले लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में ले लीजिए, कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ जिसने स्ट्रिक्चर पास नहीं किए हैं। ये पहली बार उत्तर प्रदेश को में जो पिछले 77 साल में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार आई है। न समाजवादी पार्टी, न बीएसपी और न कांग्रेस के समय में कभी ऐसी घटना घटी है कि सरकार नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। शरद जी तो कह रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो आप लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी है, फिर आपने यादवों का नाम ले आते हैं, मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। देखिए चारू जी, एक कबीरदास का दोहा है, अशोक यादव जी आप, हाँ कबीरदास जी का एक दोहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन आज देखिए ये लोग कहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो संत हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, न कोई धर्म होता संतों का। लेकिन आप 2017 से लेके अब तक अगर उनका कार्यकाल का बारीकी से अध्ययन करेंगी तो आपको मिलेगा कि हर एंगल पे जातिवाद और धर्मवाद होता है इस सरकार में। आप देखिए अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे, किसी कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे थे। अभी 2 महीने पहले माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों के लगभग 19,000 पद लूटे गए योगी सरकार के द्वारा, आरक्षण में लूट हुई। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। ये सरकार पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है ये सरकार। आप देखिए, चाहते तो 40 दिन का समय था चारू जी, और ये उस समय उसको आदेश को इंप्लीमेंट कर देते, उनके साथ न्याय हो जाता। लेकिन योगी सरकार जानबूझ के उस मामले को तब तक खींच के ले गई जब तक सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे ऑर्डर नहीं मिल गया। दूसरी बात आप देखिए, मंगेश यादव का प्रकरण जो हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि जाति देके इनकाउंटर करते हैं। मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद जब पूरे उत्तर प्रदेश से जब सवाल उठने लगे कि फला लोगों के पैर में गोली लगी, मंगेश यादव के सर में कैसे गोली लग गई, उसके बाद सरकार घबराहट में आकर के बैलेंस करने के लिए एक अनुज प्रताप सिंह नाम के जो अपराधी की, आरोपी की हत्या करवा देती है। आप देखिए सरकार इनकाउंटर भी बैलेंस करने के लिए करवा रही है। आप समझिए, बात समझिए कि पॉलिटिकल बैलेंस के लिए ये सरकार ये आप कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर किया गया? जो आरोपी है उसके खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। अब एक के बाद ऐसा करके तो नहीं छोड़ सकते ना कि एक आरोपी को सजा दे दी और बाकियों के लिए उसे बस लेसन बना दे कि एक आरोपी को ही सजा दी जानी चाहिए। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला तो फॉर्मूला तय नहीं होना है ना। नहीं देखिए चारू, मैं वही कह रहा था कि अभी तक इन्होंने नेताजी की सरकार का हवाला दिया, लेकिन उस सरकार में कभी पॉलिटिकल बैलेंस करने के लिए इनकाउंटर नहीं हुआ था। इस सरकार में पॉलिटिकल बैलेंस के लिए और धर्म विशेष का एंगल खोज करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये सवाल खड़ा होता, अभी इन्होंने कई बातें कही कि हत्या ये वो तामझाम। देखिए एनसीआरबी का रिपोर्ट को इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो आपने बताया डेटा, उसको कर रहे हैं कि रमनीश जी की नहीं ये चीज देखिए, उन्होंने एंगल घुमा दिया। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट में बता दे रहा हूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इस रिपोर्ट के आधार पे लगभग 48 से 49% योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अब देखिए चिराग तले अंधेरा। ये अपराधियों से तो ना हर पार्टी का चोली दामन का साथ है, तो कोई इतना पाक साफ नहीं है कि आपके कीचड़ है तो मैं बीजेपी पर उछाल दूं और अपने लिए मैं साफ कोरा कागज बनूं। एडीआर की रिपोर्ट आप भी देख लीजिए, ये कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो कह सके कि हमारी पार्टी में एक भी दागी उम्मीदवार नहीं रहा, एक भी दागी नेता नहीं है, सभी से आप लोगों का सभी का नाता है। तो आप इस चीज पर ना कहें। वैभव त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा पीछे आपने एक सवाल खड़ा करके फिर बात खत्म कर दी थी। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि शरद जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग स्वान रचते हैं हिंदुत्व के रक्षा की, उनके बच्चे कभी भी जय श्री राम के नारे लगाते नहीं नजर आते हैं। कौन नजर आता है? जो गरीब है, जो गरीबों के बच्चे बेरोजगार है। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन योगी जी का कोई एक बयान आपने सुना देना हमको जो उन्होंने कहा है कि बच्चों तुम शांति करो, तुम शिक्षा ग्रहण करो, तुमको रोजगार देंगे। कभी कोई बात नहीं हो रही है।
जब अपराध को धर्म के चश्मे से देखा जाएगा। अब चंदौली की घटना मैंने बताई, हिंदुओं ने मुस्लिम को मार दिया, वो भी अपराध है। वहां मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, वो भी अपराध है। लेकिन बहराइच की घटना हिंदू मुस्लिम होगी, चंदौली की घटना नहीं होगी, जो कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बगल की बात। अब ये बात कर रहे थे कि एनसीआरबी का डेटा, भाई साहब ऐसा है कि एनसीआरबी के डेटा को आप इधर उधर तोड़िए मरोड़िए नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए कि मैं ये सवाल मेरा अशोक यादव जी से है कि यहाँ पर गोपाल मिश्रा का जिस तरह से मर्डर कहती है कि जी एक बार अशोक जी से बात सवाल पूरी नहीं होने देंगे आप। एक बार आपने भाजपा आप शांत हो गए थे तो मुझे लगा आप इतना ही कहना चाहते हैं, फ्रेम चला गया था आपका वैसे। अरे मैं, चलिए मेरी गलती है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक, मामला ये है कि अगर हम अपराध को, बुलडोजर की कार्रवाई, अभी बहुत अच्छा शरद त्रिवेदी जी ने ये बात कही कि जब भाई अपराधी पकड़ा जाता है तो शिनाख्त होती है, जांच होती है। बीएचयू आईआईटी के 3 दरिंदे, उनका शिनाख्त आपने करा? आप आ जाइए, मैं दिखाता हूं वो कहां कब्जा करके बैठे हैं जमीन, वहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। बंस चौधरी जो भाजपा का अयोध्या में मंडल अध्यक्ष है, उसके बेटे की शिनाख्त नहीं हुई, वहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस बुलडोजर का समर्थन न करती थी, न करती है, न करेगी। जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलना अलग बात है, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बताना वो अलग बात है। लेकिन जनता में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब भाजपाई अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं चलती। एक मामला बस बता के बात खत्म करता हूं। बनारस में पिछले साल जब 200 रुपए किलो टमाटर हो गया तो एक दुकानदार ने 2 बाउंसर लगा के टमाटर बेचा, जिससे सरकार का मूल चरित्र एक्सपोज हो गया। सरकार के नगर हम बात कर रहे हैं चुनाव की, हम बात कर रहे हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था। आप कहाँ टमाटर के रेट 200 रुपए किलो हो गए पे पहुंच गए? भाई मैं बुलडोजर नहीं, चर्चा कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अशोक यादव जी से मैं बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर रहा हूं। हमारे साथ नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई उसके खिलाफ हो जाएगी, सबको मौका मिलना चाहिए। हर्ष जी, यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि जो सरकार का विरोध करता है उसके खिलाफ ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ऐसा वैभव जी कहना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ मामलों में ये बात सही है कि अभी अगर आप आंकड़े पन्ने पर लिखेंगे और इस तरीके की चीजें होंगी तो हो सकता है कि ये आंकड़ा कुछ उस तरफ झुकता नजर आए कि हाँ, जिन पर कार्रवाई हुई है वो एक ही समुदाय से हैं या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ऐसी कार्रवाई होती है दूसरे पक्ष के ऊपर भी, तब भी विपक्ष यही आरोप लगाता है कि आपने बैलेंस करने के लिए इनका एनकाउंटर कर दिया, आपने बैलेंस करने के लिए ये कर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर दूसरी जाति के या दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। एक नहीं है, अनेक हैं, लेकिन चूंकि वो मीडिया में नहीं है इस वजह से उन चीजों की गिनती नहीं होती है। आप अथॉरिटीज के पास जाएं, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आप नोएडा अथॉरिटी के पास जाएं, एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाएं, न जाने कितनी कार्रवाई की है अवैध संपत्तियों पर, अवैध निर्माण पर। अभी नोएडा में 4 बिल्डर्स को, प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया है क्योंकि वो अवैध निर्माण कर रहे थे। तो वहां कौन सी जाति देख के की गई, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो सवाल ये है कि उस लिस्ट में क्या है और किन चीजों को एक बार पहले उनका जवाब पूरा हो जाने दे, क्योंकि जब आपका जवाब पूरा नहीं हुआ था तो आपको लगा कि मैं निष्पक्ष हूं, आपका जवाब पूरा नहीं होने दे रही। तो सर उतना हक उनका भी है। जी हर्ष जी, तो ये बात मैं वही कह रहा हूं कि अगर आंकड़े निकालेंगे इस तरीके से तो उसमें कार्रवाई हुई है अवैध निर्माण के ऊपर, अवैध बिल्डरों के ऊपर, और उसमें दूसरे पक्ष के लोग भी रहे हैं। लेकिन अब ये है कि विपक्ष का काम है कि वो सवाल उठाए, सत्ता पक्ष को घेरे में ले, और ठीक है, ये विपक्ष को करना चाहिए क्योंकि इससे सरकार भी चुस्त दुरुस्त होकर काम करती है। क्योंकि इसके पहले तो लगातार या तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उसके पहले लगातार उत्तर प्रदेश में सालों दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही है। तब उन लोगों को भी वही काम करना चाहिए था, लेकिन अब उठा रहे हैं तो वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
ठीक है वैभव जी, आप अपना जवाब पूरा करें। जी चारुल जी, जी मेरा रमनीश जी और शरद जी तो खैर सरकार के प्रो बात कर रहे हैं, सरकार के समर्थन में बात कर रहे हैं, तो उनसे नहीं, लेकिन हर्ष जी ने निष्पक्षता की बात की, तो दो सवाल हैं जी। एक सवाल ये है कि एक ऐसा भाजपाई अपराधी जो भाजपा से ताल्लुक रखता हो, उसके घर पे बुलडोजर चला हो, वो बता दीजिएगा। और दूसरा, जो विकास दुबे ने निहत्थे गार्ड के सामने आत्मसमर्पण किया था, उसका एनकाउंटर ऐसा बताया गया कि नहीं, जो वो भागने लगा था। जो व्यक्ति आपकी पहुंच से दूर था, एक निहत्थे गार्ड के सामने आत्मसमर्पण किया, उसका एनकाउंटर जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के तार जुड़े हुए थे। उन नेताओं को बचाने के लिए वो विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। इन दोनों का अगर हर्ष जी जवाब दे दे तो बेहतर होगा, जनता भी समझ पाएगी कि क्या निष्पक्षता है। नहीं देखिए, स्टैंड एलोन केसेस में वही कह रहा था, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये जो मीडिया में केसेस उछल जाते हैं, जो स्टैंड एलोन केसेस होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है एक राज्य को चलाने में, एक प्रशासन को चलाने में, ये आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आता है। दरअसल जब आप हॉलिस्टिकली पूरे पिक्चर की बात करेंगे, पूरे समाज की बात करेंगे, हर जिले की बात करेंगे, ऐसी घटनाओं की भी बात करेंगे जिसकी रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं होती है, गवर्नेंस तो चल ही रहा है ना, तो ऐसे इक्के दुक्के मामले आते हैं। और इस पे अगर कोर्ट के फैसलों को देखें तो कोर्ट के कई फैसले ऐसे होते हैं जो सरकार के विरोध में भी होते हैं, सरकार को उसमें कटघरे में खड़ा किया जाता है। अब इस तरीके की बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं कि यूपी में अगर विपक्ष बोलता रहे तो ठीक बात है, उसमें कोई मैं बुराई नहीं देखता हूं, बोलना चाहिए। आप तो विपक्ष में है ना वैभव जी, आप तो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है, सरकार से आप संतुष्ट नहीं है, प्रशासन से आप संतुष्ट नहीं है, जनता आपसे संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है रमनीश जी? अगर ये बात आप कहते हैं तो चिंतन का विषय है चारुल जी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि चुनाव के नतीजे हमने भी देखे थे, हमारे साथ भी खड़ी चुनाव के नतीजे हमने भी देखे थे, तो अब ऐसे में मैं और क्या कह सकती हूँ बताइए? अगर आप चुनाव के नतीजे, अगर आप कहें ठीक है, आप एसपी के साथ अलायंस में हैं, आप अलायंस में हैं, 70 सालों तक जनता ने जो चुना तो एक विचारधारा को ही दरकिनार करती रही 70 साल तक जनता। सर मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कभी, मैं वैभव जी मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि कांग्रेस से अगर पुरानी बातों में जो गलतियां रही हैं 70 सालों में उनको लेकर सवाल किया जाए तो आप कहते हैं कि आप 70 साल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब अगर 70 साल को भूलकर आगे बढ़ गए हैं, आगे को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि 70 साल का इतिहास भूल गए क्या? आप ये हमें बता दीजिए कि हमें 70 साल को याद रखना है कि नहीं? 2014 से पहले तो ना चुनाव कोई हारता था, ना कोई चुनाव जीतता था। 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार बन जाती है तो ये मान लेते हैं कि जनता भाजपा से संतुष्ट है। अगर एक वोट से भी कोई कैंडिडेट जीत गया तो भाई वो मान लिया गया कि वो उसका मुद्दा एकदम सही था, और एक वोट से जो हार गया उसका मुद्दा गलत था। ये नैरेटिव नहीं तो सीखा है ना कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। अलग है, अब उसमें एक वोट हो चाहे कितना भी हो, जो जहरीली सोच फैलाने वाले लोग हैं, जहरीली सोच फैला रहे हैं। मैंने क्या कहा? वैभव जी यही बात है ना, यही बात है कि बीजेपी की जहरीली सोच। एक बार सुनिए वैभव जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी उपचुनाव है, तो ये जहरीली सोच जो भाजपा की है, बुलडोजर एक्शन जो भाजपा कर रहे हैं, एनकाउंटर के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, जाति और धर्म को देखकर जो टारगेट कर रहे हैं, इन बातों को आप जनता को समझाइए ना। जब जनता को नहीं समझा पाते हैं, इसीलिए तो जनता आपको आशीर्वाद नहीं देती है, इसीलिए जनता आपको आशीर्वाद नहीं देती है। 10 की 10 सीटों पे चुनाव जो नहीं करा पाए, 9 की 9 सीटें हारेंगे वो, ये लिख के ले लीजिए। इसलिए कि जनता त्रस्त हो गई है हिंदू मुस्लिम की डिबेट से। हरियाणा का एग्जाम्पल आपको शायद याद होगा, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगी वैभव जी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। हरियाणा का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जिस दिन कोई बच्चा शरद त्रिवेदी के छत पे खड़ा होके वही उदंडता करेगा, क्या शरद जी मौन होकर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये देखिए, नर्वस 99 की शिकायत 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हुए थे। विरोध में एक बात नहीं करी आपने, ये नहीं कहा कि गोपाल मिश्रा की हत्या दुखद है, आप एनकाउंटर पर सवाल उठा देते हैं। क्यों नहीं उठाए? क्या प्रशासन और न्याय की व्यवस्था खत्म है? क्या हम न्यायपालिकाओं पर ताला लगा देंगे? सवाल यह है कि न्याय हो
मामला ये है कि जब आर्यन मिश्रा की हत्या होती है उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रमनीश जी, आप जवाब देना चाहते हैं? क्या वैभव जी, आपको त्रिवेदी के छत पे अगर कोई वैसी उदंडता करेगा तो वो बर्दाश्त करेंगे? दोनों मामले हैं, दोनों का जवाब आ जाना वैभव चाहिए, जी, चाहे रमनीश जी देंगे या शरद त्रिवेदी देंगे। वैभव जी, मैं एक चीज आपसे कहूंगी कि आपको भारतीय जनता पार्टी से शिकायत हो सकती है ना, शरद जी से तो शिकायत नहीं है। अब बार बार पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? इनकी छत पर खड़े होकर कोई झंडा लगाए, इनके बच्चे विदेशों में नहीं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। नहीं, आप बीजेपी पर सवाल उठाइए ना, आप कांग्रेस से आते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पर्सनल कमेंट मुझे लगता है अगर मैं जवाब मांगूंगा तो मैं आपके चिंतन की बात लगातार करूंगा। हार से इस वजह इतनी से वो बौखलाहट है, नर्वस 99 के शिकार राहुल गांधी जी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ठीक में है, तमाम। आप वैभव जी देखिए जवाब हरियाणा में अभी हार के आए हैं, ये बौखलाहट बहुत ज्यादा है। इनको आसान्वित थे कि हरियाणा ये किसी तरह से जीत लेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं आप किस तरह से बौखलाहट है। आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, ये स्वांग रचने का प्रयास चल रहा है अखिलेश यादव जी के तरफ से, चाहे उनकी पार्टी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो। ये सारे के सारे कयास यही लगा रहे हैं कि किसी तरह से मुसलमानों का वोट जो है झारखंड और महाराष्ट्र में मिल जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह के बयान जो है अभी लगातार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बात है कि बुलडोजर, देखिए अतिक्रमण यदि होगा तो बुलडोजर चलेगा, और चाहे वो अब्दुल हो, चाहे फैयाज हो, चाहे जावेद हो, जितने भी हो, यदि वो मुसलमान है तो मुसलमानों के ऊपर ही चलेगा। आपको धर्म का एंगल देखना है तो आप देखते रहिए, ये तो आपका काम है। लेकिन यदि मुसलमान आतंकी हो जाता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं चलेगा? आपको पालने पोसने का काम करना है ना, तो करते रहिए, आज तक तो करते आए, आज भी कर ही रहे। लेकिन आज रोना इसलिए तुष्टिकरण करना है, किसी तरह से मुसलमानों को मैसेज देना है। लेकिन मुसलमानों में भी बहुत सारे अच्छे मुसलमान हैं, और जिनको जो है वो इस बात का मुखालफत करते हैं कि ये जो गलत है, अतिक्रमण हुआ है, हिंदुओं में जो अच्छे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि सरकार का ये उनको यही हिंदू बात थे। आजम खान जैसे, चाहे अतीक अहमद 3200 करोड़ रुपए की उगाही हुई, तो वो लोग कौन थे भाई? उत्तर प्रदेश के माफिया ही तो थे। लेकिन माफिया से यदि उगाही हुई, इन लोगों के पेट में दर्द, क्योंकि कमीशन तो जाता ही था ना, कमीशन तो इन लोगों को भी मिलता था ना। समाजवादी पार्टी होता ही था ना। आज समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होगा, अखिलेश जी के पेट में दर्द होगा, क्योंकि दर्द तो इसलिए होगा कि पुष्पित करने का काम तो उन्हीं का था, पल्लवित करने का काम तो वही था। आज जब हिंदुओं की हत्या हो जाती है, इन लोगों की जवान सिल जाती है। क्यों नहीं जवान है? क्यों राहुल गांधी जी क्यों नहीं चले गए भाई? राहुल गांधी जी क्यों नहीं चले गए? वहां पे जाते ना, राम गोपाल जी के परिवार के पास जाते ना, जाकर के दिखाते ना। अखिलेश जी गए क्या? नहीं गए। चारों अब इस पे जवाब देना जरूरी है। मैं एक बार शरद जी जवाब देना चाहते हैं। शरद जी जवाब देना चाहते हैं। आप अगर हर एक पे काउंटर करेंगे, आप सब पे काउंटर करेंगे तो सिर्फ आपको मौका नहीं दे सकते। ठीक है, शरद जी एक तरफा आप तो ना कहें, क्योंकि आपको तो हर बार मौका मिल रहा है। नहीं, राहुल गांधी पे क्या, तो सब पे सवाल उठ रहे हैं ना, तो सिर्फ आपको ही मौका क्यों दिया जाना चाहिए? क्या शरद जी को मौका नहीं मिलना चाहिए? जवाब देने के शरद जी आप जवाब दीजिए। शरद जी आप जवाब दीजिए। ठीक है वैभव जी, ठीक है वैभव जी, ठीक है, जवाब देने दीजिए एक बार शरद जी को। शरद जी जवाब दीजिए आप। चारू जी देखिए, 35 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो 35 साल की तो बात इनसे की नहीं जा सकती है। लेकिन इनका जो कार्यकाल था, मैं 80 के 77 75 से लेके अब 90 तक की कहानी बताता हूं कि छवेराम का इनकाउंटर हुआ, वो क्या जाति को देख के किया था? वो तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में भी। मान सिंह का इनकाउंटर हुआ, तहसीलदार सिंह का इनकाउंटर हुआ, पान सिंह तोमर का इनकाउंटर हुआ, जिसके ऊपर पिक्चर बनी थी, वो आपने धर्म देख के करी थी। और जब 130 लोगों का निहत्थे लोगों पे जालियांवाला बाग के बाद पहला किस्सा हुआ है, जब राम के मंदिर के कार सेवकों के ऊपर 130 लोगों पे गोली चलाई गई है। ये पहली बार हुआ है जो गोलियां ज्यादा चली थी, 130 लोग मरे थे। ये जालियांवाला बाग में भी इतने लोग हताहत नहीं हुए हैं। ये इनके लेकिन अब ये जो है, इनको एकदम से धर्म और जाति दिखाई पड़ रही है। और मैं बता दूं कि हम अपनों के साथ क्या करते हैं।
गूगल करके देख लें हमारे त्रिपाठी भाई और अशोक भाई भी कि मध्य प्रदेश में भोपाल में मिश्री चंद गुप्ता नाम का व्यक्ति था जो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता था। उसका होटल था 5 मंजिल का, उसको डायनामाइट लगा के तोड़ा गया है। उसमें बुलडोजर नहीं चला है क्योंकि 5 मंजिल पर बुलडोजर नहीं चला सकते, उसमें डायनामाइट लगा के तोड़ा गया है। हम जाति धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कि अगर उनमें एक भी मुसलमान होता जो या सेकुलर कोई व्यक्ति होता राम मंदिर के कार्यक्रम में तो शायद गोली नहीं चलती, 130 लोग बच जाते। क्योंकि इनके धर्म और जाति और एमपीए और पीडीए और ये अगड़ा पिछड़ा करके जो इनकी कहानी चल रही है, पिछले 10 साल में इनके ऊपर जनता ने बुलडोजर चला दिया है। कांग्रेस को 35 साल से उत्तर प्रदेश ने बुलडोजर चला के बाहर कर दिया है। ये तो सारी कार्रवाई धर्म देख के करते थे और जाति देख के करते थे। दिल्ली में जो 7000 लोगों पे तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलाया था माननीय संजय गांधी जी ने, तो वो क्या उनमें से कौन हिंदू था? वो तो सारे मुसलमान थे। जामा मस्जिद के सामने कोई हिंदू दुकान नहीं लगाएगा, वो सारे के सारे मुसलमान थे। उन्होंने धर्म देख के बुलडोजर चलाया। और जब जितने डाकू मारे गए एटा, इटावा, मैनपुरी, फरखाबाद, जालौन, भिंड, मुरैना, यहाँ पे पुलिस के अफसर जो हैं वो खुद नहीं जा सकते थे, ये हालत थी। आपने इनकाउंटर किया क्योंकि आपको एक डर बैठाना था जनता के मन में सरकार का। ये वही सरकार है कांग्रेस की जिसने 3 दिन के जिसके आज आंसू बह रहे हैं बटला हाउस एनकाउंटर में, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 3 दिन के अंदर मकबूल भट्ट को वहां पे जो है छुड़ाने के लिए कश्मीर में अपहरण किया जा रहा था। 3 दिन के अंदर दिल्ली में तिहाड़ जेल में उसको फांसी दी गई थी क्योंकि उस समय इतना धर्म और इतनी जाति हावी नहीं थी। आज इनकी पूरी कहानी धर्म और जाति पे है, इसीलिए जनता ने इनको बाहर रखा हुआ है। अब जनता और जाति और धर्म से ऊपर उठ गई है। अगर विपक्ष ये समझ जाए तो शायद इनकी ये गत न बने। ठीक है, वैभव जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? गांधी के वहां जाने की जब बात ये करते हैं, माता प्रसाद जी नेता विपक्ष है वहां, वो जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। जब योगी के शासन में अस्पताल में 200 से ज्यादा बच्चे मर गए, विपक्ष के नेता जाना चाहते थे, नहीं जाने देंगे। लेकिन जहां भी ये मामला आएगा, किसी मुसलमान का नाम आ जाएगा, यहीं अयोध्या में मोइन खान और ये जब मामले आ रहे थे डीएनए रिपोर्ट में शायद उसका नाम भी नहीं आया, वहां भाजपा का सारा प्रतिनिधिमंडल गया। लेकिन वंश चौधरी ने जो गैंग रेप किया राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ, उसके लिए ना कोई बुलडोजर कार्रवाई हुई, 18 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सोशल मीडिया पे जब बात आई तब बात हुई। ये जलियांवाला बाग याद आ रहा था इनको, जलियांवाला बाग इनको तब याद नहीं आया जब मंदसौर में शिवराज की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई और 13 किसान मर गए। इनको तब जलियांवाला बाग याद नहीं आया जब अजय मिश्रा टेनी, जो इनका गृह राज्य मंत्री था, उसके बेटे ने 4 किसानों को थार गाड़ी से रौंद के मार डाला और कैसे उसको बार बार आगे पीछे करके रौंद रहा था। लेकिन इनको जलियांवाला बाग, ये तो जलियांवाले बाग करने वालों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के साथ इनकी जुगलबंदी चलती थी। इनको क्या पता जलियांवाला बाग में देश की आजादी के लिए, कानून लोकतंत्र के लिए आपसे बस कुछ ही देर पहले कानून को वैभव जी, जब आपसे बस कुछ देर पहले एडीआर के आंकड़े गिराए जा रहे थे तो मैंने वही कहा था कि देखिए चोली दामन का साथ तो हर पार्टी का है, ऐसा कोई पाक साफ तो है ही नहीं जो ये कह दे कि हमारी सरकार नहीं और कुछ भी नहीं हुआ। सवाल यही है ना कि एक दूसरे पर लांछन लगाने से क्या होगा? तो एक दूसरे पर जी उनकी सरकार में इतना हुआ, मेरी सरकार में तो सिर्फ 10 ही हुआ, उनके में तो 15 हुआ था। यहाँ ये थोड़ी ना हो रहा है, कंपटीशन थोड़ी है क्राइम का, एनकाउंटर का या फिर इस तरह की हत्याओं का। नहीं तो लांछन, यहाँ पर हम चर्चा क्यों करते हैं? चर्चा इसलिए होती है कि देश बेहतर कैसे हो सकता है, चर्चाएं इसलिए होती है देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लांछन लगाकर अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए या सरकार में आने के लिए आप लोग सोचते हैं तो फिर कैसे जायज हो सकता है? सिर्फ 10 सेकंड, आपके 10 सेकंड पूरी डिबेट में आपने मांगे हैं। बात कर दी, 10 सेकंड बस। ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि बेहतर देश और बेहतर भविष्य की बात के लिए चर्चा करते हैं जी। तो बेहतर देश और बेहतर भविष्य की बात करने के लिए आज की जो प्रशासन की बुरी स्थिति है उस पर चर्चा होती है। लेकिन ये कहाँ जाते हैं? 70 साल में घुस जाते हैं। क्या आज की बातों पे चर्चा होने के लिए ये तैयार है?
मैंने सवाल किया, जिस जिले से आते हैं आज शरद की जी, बात कर लेते उसके हैं। बगल में वैभव जी, आप 70 साल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप 70 साल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए वक्त बहुत कम है हर्ष जी, यहाँ पर चर्चा यही होनी चाहिए कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, चीजें जो गलत है उन्हें सही कैसे करनी है, लेकिन हम यही देखते हैं कि पार्टियां एक दूसरे पर कैसे लांछन लगाती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कैसे होता है। बिल्कुल चारुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि किसी ने अपराध किया है तो इस बात का जवाब चाहे कोई भी हमारे पैनलिस्ट साथी हो, ये नहीं हो सकता है कि अगले ने भी अपराध किया था इसलिए हमारा अपराध जो है वो माफ़ी के लायक है या हमारा अपराध अपराध नहीं है। सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं गलत कानून के हिसाब से, वो गलत हैं। उसको जस्टिफाई किसी भी दल को ये कह के नहीं करना चाहिए कि दूसरे दल के समय भी ऐसा हुआ था। इससे ना देश आगे बढ़ेगा ना समाज आगे बढ़ेगा। दूसरी एक बात हरियाणा के चुनाव से मैं कहता हूँ कि सीखना चाहिए अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन जो भी अभी वर्तमान में है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये अगर सीखेंगे नहीं तो लोकसभा में कैसे काम करेंगे, आने वाले तमाम विधानसभा में कैसे काम करेंगे। बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट को पोलराइज कर दिया। अब अगर इसी स्ट्रैटेजी में आप भी फंसेंगे तो महाराष्ट्र से भी जाएंगे और झारखंड से भी जाएंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी आप नहीं वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप मुसलमानों की इस तरीके से बात करेंगे, विपक्ष करेगा बात, तो होगा क्या कि जो नॉन मुसलमान है वो सब एक हो जाएंगे। तो आपको तो बात करनी ही नहीं चाहिए मुसलमानों की, खास तौर पर क्योंकि लगातार कांग्रेस पर या समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं और ऐसा देखने में भी आया है कि जब जब उनकी सत्ता रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर सबसे आगे वो जाते हैं। तो एक सशक्त विपक्ष रहने के लिए भी ये जरूरी है। सवाल खड़े करना वैभव जी, अब यही तो लोकतंत्र की खूबी है। अब पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। वैभव जी, अब सवाल में और नसीहत में भी फर्क अगर आपको समझाना पड़े, वैभव जी अगर सवाल में और नसीहत में भी फर्क आपको समझाना पड़े, सब प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, आपको नसीहत दी है, सवाल नहीं उठाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शरद जी, अशोक जी, वैभव जी, रमनीश जी, हर्ष जी, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।